हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर विनय दुबे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने चल रहे हैं वह है कक्षा 9वीं का विज्ञान अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, और इसका भाग 2। आज की इस रिवीजन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज के इस वीडियो सत्र में हम अध्ययन करेंगे अभ्यास और पुनरावृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी कक्षा इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ब्रह्मांड का वह घटक जिसमें द्रव्यमान और आकार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। दूसरे शब्दों में, विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है तथा जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है उसे पदार्थ कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में एक अंतर बताइए। उत्तर है, समांगी मिश्रणों की बनावट समान होती है जबकि विषमांगी मिश्रणों की बनावट समान नहीं होती। अर्थ यह कि समांगी मिश्रण में अवयवी घटक अलग अलग दिखाई नहीं देते जबकि विषमांगी मिश्रणों के अवयवी घटक भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं और स्पष्ट देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलें आगे। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पदार्थ जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता तत्व कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो तत्व वह समांग शुद्ध पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा जिन्हें किसी भी विधि द्वारा एक से भिन्न प्रकार के परमाणुओं में विभक्त नहीं किया जा सकता, और ये तत्व शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। इन्हें शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, गोल्ड या सोना Au, चांदी अथवा सिल्वर Ag, लोहा या आयरन Fe, तांबा या कापर Cu इत्यादि। इसी प्रकार दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बने यौगिक भी शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जैसे जल H2O, साधारण नमक NaCl या सोडियम क्लोराइड। ये भी शुद्ध पदार्थ माने जाते हैं। सामान्यतया इस प्रश्न के उत्तर में अधिकांश विद्यार्थियों को धोखा होता है और वह अपनी समझ के अनुसार उन पदार्थों को शुद्ध लिख देते हैं जिनमें कोई मिलावट न हो। यहां मिलावट से आशय नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे सभी पदार्थ शुद्ध कहलाएंगे जिनमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, या यूं कहें कि एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभेद कीजिए। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर लिखिए। कभी 2 नंबर का प्रश्न या 3 नंबर का प्रश्न आता है तो हमारी तैयारी अच्छी हो, हम यहाँ पुनः चर्चा कर रहे हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर की। पहला प्रमुख अंतर, समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसकी बनावट समान होती है तथा जिसका कोई अंश अलग नजर नहीं आता, जबकि विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसकी बनावट समान नहीं होती
और प्रत्येक अंश अलग अलग नजर आते हैं। दूसरी बात, समांगी मिश्रण स्थायी होते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण अस्थायी होते हैं। यहां अपवाद स्वरूप कोलाइडी विलयन अपेक्षाकृत स्थायी माने जाते हैं, किंतु यह भी विषमांगी मिश्रण ही होते हैं। तीसरा अंतर है, समांगी मिश्रण में कणों के आकार अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण में कणों के आकार समांगी मिश्रण के कणों से बड़े होते हैं। चौथा अंतर, प्रकाश के पुंज को फैलाते नहीं हैं, इसी कारण इनमें प्रकाश का पथ दृष्टिगोचर नहीं होता। अर्थात समांगी मिश्रणों में कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, या यूं कह लें कि समांगी मिश्रण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते, जबकि विषमांगी मिश्रण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। इनके कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण ही इनमें प्रकाश का पथ दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। अथवा कह सकते हैं कि विषमांगी मिश्रण जो हैं वह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी। तो चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आज का प्रश्न क्रमांक 5। पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं, इनके मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे, ये टारगेट है। और दिया गया है कि पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। छात्रों, जैसा आप सभी ने पढ़ा है कि द्रव का मिश्रण, दो या दो से अधिक द्रवों के ऐसे मिश्रण जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक का अंतर होता है, उनके पृथक्करण की सबसे अच्छी विधि साधारण आसवन मानी जाती है। इसके विपरीत, यदि अवयवी घटकों के क्वथनांकों में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम का होता तो दूसरी विधि लगती है, जिसे हम प्रभाजी आसवन कहते हैं। हमारे इस प्रश्न में पेट्रोल और मिट्टी के तेल के क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, इसलिए इन दोनों का पृथक्करण करने के लिए हम साधारण आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि में एक गोलपेंदी वाला आसवन फ्लास्क लिया जाता है, जिसे स्टैंड से कस देते हैं। इसके अंदर मिट्टी के तेल और पेट्रोल का मिश्रण भर लिया जाता है। इसका मुंह कार्क द्वारा बंद करके ऊपर एक थर्मामीटर लगा देते हैं। पार्श्व नली को संघनित्र से जोड़कर इसका दूसरा सिरा ग्राही पात्र से जोड़ दिया जाता है। संघनित्र नली को ठंडा रखने के लिए इसमें नीचे से जल प्रवाहित किया जाता है, ठंडा जल, और ऊपर से यह जल निर्गत बना हुआ होता है, जहां से गुनगुना गर्म जल बाहर निकलता रहता है और भीतरी नली को ठंडा रखता है। जब पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को गर्म करना प्रारंभ किया जाता है तो कम क्वथनांक वाला घटक पेट्रोल सबसे पहले वाष्पित हो जाता है और ऊपर उठकर संघनित्र नली की ओर पार्श्व नली के माध्यम से संघनित्र की नली के अंदर से गुजरता है, जहां बाहर भरे ठंडे जल से उत्पन्न शीतलन के कारण यह संघनित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव पेट्रोल आगे कलेक्ट कर लिया जाता है। वहीं मिट्टी का तेल पात्र में बचा रह जाता है। चूंकि पेट्रोल का क्वथनांक मिट्टी के तेल से कम होता है, अतः यह पहले वाष्पित होकर संघनित्र के द्वारा संघनन के पश्चात बीकर में संकलित होने लगता है, जबकि पूरा पेट्रोल बीकर में जमा हो जाता है।
तो प्रक्रिया बंद कर देते हैं। इस प्रकार बीकर में पेट्रोल प्राप्त हो जाता है और आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल बचा रह जाता है। ठीक है, तो आगे भी ध्यान रखेंगे, यदि दो ऐसे द्रवों का मिश्रण है जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर है, तो उनका पृथक्करण साधारण आसवन विधि द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। पदार्थों के पृथक्करण की सामान्य विधियों का नाम लिखें और उनकी व्याख्या करें। तो हम चल रहे हैं पढ़ने भिन्न भिन्न पदार्थों के पृथक्करण की विधियां, और हमारे पाठ्यक्रम में पदार्थों के पृथक्करण की जो विधियां दी गई हैं उनमें पहला पदार्थ प्रश्न में दिया है, दही से मक्खन कैसे पृथक किया जाएगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि दही से मक्खन पृथक करने की विधि को अपकेंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। मक्खन जो कि वसा है तथा ठोस है, दही में कोलाइड के रूप में परिक्षिप्त रहता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि छानन विधि द्वारा इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए दही से मक्खन को पृथक करने के लिए विशेष तकनीक अपकेंद्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसा आप सभी जानते हैं, अपकेंद्रीकरण में दही को एक बर्तन में रखकर मथानी के द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। परिणामतः दही में उपस्थित वसा के कण जो महीन तथा भारी होते हैं, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण केंद्र की ओर जाकर तल में जमा होने लगते हैं तथा दही के अन्य अवयव हल्के होने के कारण ऊपर तैरने लगते हैं, जिसे अलग कर लिया जाता है। प्रायः घरों में हम में से अधिकांश विद्यार्थियों ने देखा होगा, इस प्रकार की मथानी एक बर्तन में दूध दही रखकर उसको इसी मथानी की सहायता से या इससे बड़ी मथानी की सहायता से, आजकल इलेक्ट्रिकल मथानी आने लगी हैं, उनमें से किसी का प्रयोग करते हुए पहले उस दही को मथा जाता है और दही को मथने के उपरांत इस प्रकार का मक्खन अपकेंद्रण की वजह से अभिकेंद्रीय बल लगता है, केंद्र में मथानी की सतह पर और उसके चारों ओर एकत्रित होना शुरू हो जाता है और हम उस मथानी से इस प्रकार मक्खन को अलग करके पृथक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे, कई बार हमारे घरों में ये प्रक्रिया हमारी माताएं या दादी लोग करती रहती हैं, हम ध्यान नहीं देते। हमारे पाठ्यक्रम में यह विषय वस्तु है कि दही मथकर मठा बनाने की प्रक्रिया और मक्खन निकालने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपकेंद्रण विधि कहते हैं। इस तरह अपकेंद्रीकरण की विधि द्वारा दही से मक्खन को अलग कर लिया जाता है। इसी विधि द्वारा दूध से क्रीम अथवा मक्खन को भी अलग किया जाता है। डेयरी उद्योगों में, दूध का व्यापार करने वाली दुकानों में दूध से क्रीम निकालने की भी यही प्रक्रिया है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा दूध का अपकेंद्रीकरण किया जाता है और उनसे क्रीम बाहर निकाली जाती है। दूसरी प्रक्रिया के बारे में बात करनी है। उसी प्रश्न का दूसरा भाग है, समुद्री जल से नमक कैसे पृथक किया जाता है। महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए जाने समुद्री जल से नमक कैसे पृथक करते हैं, कौन सी विधि लगती है। समुद्री जल से नमक पृथक्करण में वाष्पीकरण की विधि का प्रयोग होता है। समुद्र के जल में घुले हुए नमक को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक किया जाता है। समुद्र के जल को बड़ी बड़ी क्यारियों में जमा करके छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के पश्चात सूर्य की गर्मी पाकर इन क्यारियों में भरा जल वाष्पित होकर वायुस्प में बदल जाता है और समुद्र के जल में वर्तमान नमक क्यारियों में शेष रह जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे कई बार
समुद्री जल के वाष्पन के उपरांत खेत की क्यारियों में एकत्रित नमक की परत मोटी होती चली जाती है और हम समय समय पर उनको ढेर बना करके पृथक कर लेते हैं। तीसरा प्रक्रम है नमक से कपूर पृथक करना। कई बार धोखे से या जानबूझकर प्रयोग के लिए मिलाया जाता है नमक में कपूर। दोनों सफेद रंग के ठोस पदार्थ हैं, किंतु नमक की तीव्र गंध होती है। यदि कपूर शक्कर में अथवा नमक में गिर जाए, धोखे से मिल गया हो, तो उसे नमक को खाया नहीं जा सकता, तीव्र गंध के कारण, कपूर की तीव्र गंध के कारण। किंतु यदि हम इस विधि के बारे में जानते हैं तो ऐसा नमक जिसमें कपूर मिश्रित है अथवा शक्कर जिसमें धोखे से कपूर मिल गया है, उससे कपूर की गंध को भी हम सरलता पूर्वक बाहर कर सकते हैं। उस विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन। तो जाने कि ऊर्ध्वपातन क्या है और ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या होते हैं। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन इत्यादि, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड आदि। ऐसे पदार्थ सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, किंतु जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, पिघलते नहीं हैं। और यदि इनकी वाष्प को ठंडा किया जाए तो बिना द्रव में परिवर्तित हुए ही ये गैस से ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं तथा वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को गर्म करके सीधे वाष्प में और वाष्प को ठंडा करके बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नमक से कपूर का पृथक्करण भी ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है। यहां आपके सामने ऊर्ध्वपातन विधि में प्रयुक्त उपकरण का चित्र है, जिसमें सबसे नीचे एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया जाता है। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर तार की जाली वायर गेज रखकर रेत उष्मक रख देते हैं। रेत उष्मक के ऊपर वह पात्र रखते हैं जिसमें हमको पृथक्करण के लिए अशुद्ध पदार्थ रखना है, मिश्रण रखना है। उसे फिल्टर पेपर से ढक दिया जाता है। ढकने के उपरांत उसके ऊपर एक कीप, कांच की बनी हुई एक कीप उल्टा करके रख देते हैं। कीप के खुले सिरे को रुई की डाट लगाकर बंद कर दिया जाता है। अब बर्नर या स्प्रिट लैंप की सहायता से जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो नमक और कपूर के मिश्रण में उपस्थित कपूर ऊर्ध्वपातज है, नमक ऊर्ध्वपातज नहीं है। इसलिए जब दोनों के मिश्रण को गर्म करते हैं तो कपूर ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में बदल जाता है और बाहर उपस्थित वायु के से उत्पन्न शीतलन के कारण उलटकर रखी गई कीप की भीतरी दीवारों पर वह कपूर ठोस के रूप में जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है और हमारा जो शुद्ध नमक है वह पात्र में नीचे बचा रह जाता है। अर्थात हम पुनः समझ सकते हैं कि कपूर एक ऊर्ध्वपातज है। जब कपूर तथा नमक के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो कपूर ऊर्ध्वपातित होकर नमक से पृथक हो जाता है। अर्थात नमक और कपूर के मिश्रण का पृथक्करण करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है और उसमें प्रयुक्त उपकरणों का नामांकित चित्र यह आपके समक्ष बना हुआ है। एक ट्राइपॉड स्टैंड है, एक बर्नर है, एक पात्र रेत उष्मक है, उसके ऊपर चीनी मिट्टी की प्याली जिसको बताया गया वह बर्तन है जिसमें हम अशुद्ध पदार्थ रखते हैं और इसे फिल्टर पेपर से ढकने के बाद ऊपर से कांच की एक कीप उलट कर रख देते हैं और कीप के खुले सिरे पर रुई का टुकड़ा लगाकर, रुई की डाट लगाकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। ठीक,
जब बर्नर की सहायता से पदार्थ को गर्म किया जाता है तो जो पदार्थ ऊर्ध्वपातज है वह ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है और उलटकर रखी गई कीप की भीतरी दीवारों पर ठोस के रूप में जमा हो जाता है, तथा जो पदार्थ ऊर्ध्वपातज नहीं है, जैसे नमक और कपूर के मिश्रण की बात करें तो कपूर ऊर्ध्वपातज है, वह ऊपर वाष्पित होकर जाएगा, कीप की भीतरी दीवार पर एकत्रित हो जाएगा और नमक हमारा पात्र में बचा रह जाएगा। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। पहला संतृप्त विलयन, दूसरा शुद्ध पदार्थ, तीसरा कोलाइड और चौथा निलंबन। चलिए हम शुरू करते हैं संतृप्त विलयन। जब किसी निश्चित तापमान पर किसी विलायक में कोई विलेय घोला जाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है कि उस विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा बिना ताप बढ़ाए नहीं घोली जा सकती। इस अवस्था में बने विलयन को, इस अवस्था में प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह लें कि निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन को संतृप्त करने के लिए जितना विलेय घोलना पड़े वह उस ताप पर पदार्थ की विलेयता कहलाती है, तथा पदार्थ विलायक की विलेयता के अनुसार जब विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तब उसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। आई बात समझ में? वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल में 20 ग्राम शक्कर घोली जाए तो संतृप्त विलयन बनता है। अब यदि ऐसे बने हुए संतृप्त विलयन का ताप स्थिर रखा जाएगा तो उसमें विलेय की अतिरिक्त मात्रा नहीं घोली जा सकेगी, किंतु एक विशेषता यह है कि यदि संतृप्त विलयनों को गर्म कर दिया जाए अथवा इनका थोड़ा सा ताप बढ़ा दिया जाए तो संभावना ये रहती है कि विलेय की कुछ मात्रा घुल सकेगी, किंतु ताप निश्चित होने पर विलेय की बिल्कुल भी मात्रा नहीं घुलेगी, तब वह अवस्था कहलाएगी संतृप्त विलयन की अवस्था। दूसरा, प्रारंभ में पढ़ चुके हैं आप शुद्ध पदार्थ के बारे में। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जिन्हें किसी भी प्रक्रिया द्वारा एक से भिन्न प्रकार के कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वहां भी बात आई थी, तत्व जैसे तांबा, सोना, कार्बन, ऑक्सीजन, अमोनियम क्लोराइड यौगिक है, कॉपर सल्फेट हैं यौगिक हैं, ये सब शुद्ध पदार्थों की श्रृंखला में गिने जाते हैं। तीसरी हेडिंग हमारे प्रश्न की थी कोलाइड। जब किसी विलयन में विलेय के कण निलंबन विलयन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को आसानी से प्रकीर्णित कर देते हैं, ऐसे विलयनों को कोलाइडी विलयन या कोलाइड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा किंतु निलंबन विलयन से के कणों से छोटा होता है। अगर आकार पर बात करेंगे तो कह सकते हैं कि वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, उन्हें कोलाइडी विलयन या कोलाइड कहते हैं। जैसे दूध एक कोलाइडी विलयन है, मक्खन कोलाइडी विलयन है, पनीर, जेली, धुआं इत्यादि ये सब कोलाइडी विलयनों के उदाहरण हैं। छात्रों, ध्यान यह रखना है कि विलयन ठोस और द्रव का, द्रव और द्रव का, गैस और गैस का भी विलयन हो सकता है, ठोस और गैस का भी मिश्रण होता है। जब हम विषमांगी निकाय की बात करते हैं तो वो
सभी प्रकार के विलयन भौतिक अवस्था के अनुसार आएंगे और वो सब कोलाइडों में गिने जाते हैं। निलंबन वह विषमांगी विलयन जिसमें विलेय के कण आसानी से नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं तथा ये माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन विलयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 1000 एंगस्ट्राम से बड़ा होता है उन्हें निलंबन विलयन कहते हैं। ये प्रायः अस्थायी होते हैं। इन विलयनों को यदि कुछ देर स्थिर अवस्था में रख दिया जाए तो विलेय के कण पात्र की तली में बैठ जाते हैं, जैसे मिट्टी युक्त गंदा पानी, चाक का घोल इत्यादि। विद्यार्थियों, आपने बरसात का मटमैला पानी देखा होगा। जब बारिश हो रही होती है तो सड़कों के किनारे से चलकर निकलने वाला, गुजरने वाला, खेतों की मेड़ों से गुजरने वाला मटमैला पानी दूर गड्ढे में जाकर, खाइयों में जाकर एकत्रित हो जाता है, नदियों में भर जाता है। किंतु जब बारिश रुक जाती है, 4 से 10 घंटे बीत जाते हैं, तो उसके पश्चात वह पानी फिर से अपने आप साफ हो जाता है और उसमें घुले निलंबित जो मिट्टी के कण हैं, धूल के कण हैं, मटमैले रंग के लिए जिम्मेदार कण हैं, वो सब जाकर पात्र की तली में बैठ जाते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 8 है कि वाष्पन द्वारा नमक को उससे विलयन से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए कोई अन्य तकनीक सुझाइए। नमक और जल के विलयन को सामान्यतया वाष्पन से पृथक कर लिया जाता है, किंतु दूसरी सबसे उपयुक्त तकनीक आसवन विधि है, जिसमें नमक के घोल को आसवन फ्लास्क में लेकर उबाला जाता है, गर्म किया जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास विलयन में उपस्थित संपूर्ण जल वाष्प में परिवर्तित होकर पार्श्व नली से गुजरता है। संघनित्र के भीतर नली से गुजरने के दौरान ठंडा होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है और ग्राही पात्र में जल एकत्रित कर लिया जाता है। वहीं नमक जो अवाष्पशील पदार्थ है, वह वाष्पन के बाद जल ग्राही में एकत्रित हो जाता है और वह नमक फ्लास्क में ही बचा रह जाता है। और 9वां प्रश्न है, समुद्री जल को समांगी तथा साथ ही विषमांगी मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। टिप्पणी लिखिए। समुद्री जल में घुलनशील लवण समांगी मिश्रण के रूप में विलेय रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, जिन्हें सामान्यतया नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, इसलिए इसे समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं। लेकिन साथ ही इसमें कुछ अविलेय अशुद्धियां मिश्रित रहती हैं, जो समुद्री जल के साथ एक रस नहीं होती। उन्हें अलग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसीलिए समुद्री जल को विषमांगी मिश्रण के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं। अर्थ यह कि समुद्री जल को समांगी मिश्रण भी और विषमांगी मिश्रण दोनों कहा जा सकता है। समांगी मिश्रण इस परिप्रेक्ष्य में कि उसमें घुलनशील लवण NaCl इत्यादि जो लवण घुले हुए हैं, वो सारे लवण समांगी विलयन के रूप में उपस्थित हैं, जबकि जो अन्य अविलेय अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं, धूल मिट्टी के कण, अन्य धात्विक लवण और ये सब अविलेय अशुद्धियां विषमांगी प्रकृति की होती हैं, विषमांगी मिश्रण के रूप में उपस्थित रहती हैं। इसीलिए समुद्री जल को समांगी और विषमांगी दोनों निकाय माना जाता है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे पुनः मिलेंगे अगले अध्याय के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आपने आज की कक्षा में इन प्रश्नों को ध्यान से सुना। उम्मीद करता हूं कि अपनी परीक्षा की दृष्टि से आप सभी इनका अच्छा अभ्यास करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे और पढ़ेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें और पढ़ाई निरंतर जारी रखें, अभ्यास करते रहें। आपने आज की कक्षा में ध्यान से सुना हमें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।